हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग जोन। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटिस। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटिस, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आज हम इसी सेशन में बात करेंगे। तो व्हाट इज डायबिटिक मेलाइटिस? डायबिटिक मेलाइटिस क्या चीज़ है? डायबिटिक मेलाइटिस is a endocrine or hormonal disorder। होता क्या इसमें? characterized by the increased level of glucose or sugar in blood due to the insulin production or inability of insulin bonding और वर्क। हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो एक एंडोक्राइन या हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि या तो हमारा पेनक्रियाज वो इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन कर रहा है या इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, या इंसुलिन तो प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहा है मगर वो इंसुलिन के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जाकर ग्लूकोज के साथ बॉन्डिंग करके सेल के अंदर एंटर हो सके, या उसका जो वर्किंग प्रोसेस है, जो इंसुलिन का काम है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब होता क्या है, अगर मैं आपको डायग्राम के सूरत में बता सकूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है लॉक, यानी इसको हम कहते हैं ताला, और ये हमारे पास है चाबी। इसको हम नाम देते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, और इसको हम नाम देते हैं इंसुलिन की। जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। ये हमारे पास है पेनक्रियास, और ये हमारे पास है हमारा ब्लड स्ट्रीम, जिसके अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हमने फूड लिया, कोई भी खाने की चीज़ खाई, हमने अच्छा सा खाना खाया, हमने खाना खाने के बाद मेटाबॉलिज्म का अमल शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होने के बाद हमारी बॉडी को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की सूरत में चीज़ें मिलती है, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे खाने पीने से हमारी बॉडी को मिलती है। अब अगर हम बात करें ग्लूकोज की, जो कि कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं, तो उसका एक कार्बोहाइड्रेट्स काइंड ऑफ शुगर। हम अगर शुगर की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, तो खाने के बाद जो भी हम कोई चीज़ खाते हैं उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर ग्लूकोज पहुंच जाता है।
अब यहाँ पे पहुंच गए ताले, जो हमने बात की ना, बहुत सारे ताले यहाँ पे पहुंच गए। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पहुंचने के बाद क्या होता है कि पेनक्रियास के बीटा सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसका काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो इंसुलिन का काम क्या है कि वो जाकर जो भी हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसके साथ एक प्रॉपर बॉन्डिंग करेंगे। क्योंकि देखिए हमने ताले और चाली की बात क्यों की, ये हमारे पास है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और ये हमारे पास है इंसुलिन। अब ये चाबी आकर इसी ताले के अंदर लग के ताला ओपन होगा और वो जाकर हमारे सेल्स के अंदर एंटर करेंगे। अब इंसुलिन पेनक्रियास ने क्या किया कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर लिए। इंसुलिन प्रोड्यूस होने के बाद जो हम डायबिटीज मेलाइटिस की बात करते हैं, तो इंसुलिन प्रोड्यूस होने के बाद हमारे उन चाबियों में कुछ खराबी है, कुछ चाबियाँ काम कर रही है, कुछ चाबियाँ काम नहीं कर रही है। अब चाबी में खराबी होने की सूरत में वो क्या करेगा कि वो जाकर ताले के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता। अब एडजस्ट ना होने की वजह से वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता और सेल के अंदर एंटर ना होने की वजह से वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारा ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रह जाते हैं। तो वहाँ पे रहने के बाद हमारा जो शुगर लेवल है, जब हम ब्लड शुगर चेक करते हैं तो हमारा शुगर लेवल है वो इंक्रीज मिलता है। उसी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट को हम कहते हैं, मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हम पेशेंट को लेबलाइज्ड करते हैं, कैटेगराइज्ड करते हैं कि ये पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस का है। वो हम कैसे करते हैं कि कौन से पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस में आएंगे, कौन से पेशेंट को हम कह सकते हैं कि ये हाइपरग्लाइसीमिया है, वो हम बाद में डिसाइड करते हैं। मगर आपको सिर्फ ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, जब हम कोई फूड लेते हैं, तो उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं मुख्तलिफ सूरत में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वहाँ पे जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। जो इंसुलिन बॉन्ड बनाते हैं ग्लूकोज के साथ वो सेल में एंटर होते हैं और जो नहीं बना सकते वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने लगता है। अब एक कंडीशन तो ये हो गई जो हमने बात की ना कि या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही या इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है मगर वो इंसुलिन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो ये हमने वो बात की कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा, कुछ तालों चाबियों में खराबी है जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो एंटर नहीं कर सकते हमारे सेल्स के अंदर। सेकंड कंडीशन ये है कि खाना हमने खाया मगर पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से वो कभी कभार बॉडी जो है वो हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर लेता है। जब डिस्ट्रक्शन होती है बीटा सेल्स की, तकरीबन 80 to 90% ऑफ बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। जब 80 to 90% बीटा सेल्स ख़राब हो गए तो अब वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होगी? जब इंसुलिन की प्रोडक्शन या तो बहुत ज़्यादा कम होती है, 5 to 10% प्रोड्यूस होती है, या इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होती, तो होता क्या है कि यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपका ग्लूकोज लेवल परसिस्टेंट तरीके से, एक मुस्तकिल तरीके से वो रेज होने लगता है। और उसकी वजह से जब हम पेशेंट के मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करते हैं, जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट इज़ डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है। अब वो मज़ीद आपको टाइप्स के अंदर क्लियर हो जाएगा कि हम कौन कौन से टाइप्स है और ये जो कंडीशन हमने डिस्कस की वो कौन से टाइप के ऊपर फिट होती है। अब हमारे पास है टाइप 1 डायबिटीज, या इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। और एक हमारे पास है जेस्टेशनल डायबिटीज।
एक टर्म हम यूज करते हैं प्री डायबिटीज। हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्या चीज़ है? इंसुलिन डिपेंडेंट, जब हमने पहले बात की कि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, पेशेंट को या मरीज़ को या पर्सन को इंसुलिन की ज़रूरत है, क्योंकि खाना पीना तो उसको अपनी लाइफ सर्वाइवल के लिए खाना पीना मस्ट है। जब वो खाना पीना खाएंगे तो उसके बाद उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ने लगेगा। इंसुलिन की प्रोडक्शन है नहीं पेनक्रियाज की जानिब से, तो ऐसे पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन के ऊपर रखते हैं और वो जो है वो इंसुलिन थेरापी होती है, जिसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लगते हैं और उसी की वजह से पेशेंट की लाइफ चलती है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसमें पेनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन या सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा या बिल्कुल इंसुलिन के प्रोडक्शन नहीं है, और ऐसे पेशेंट इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, जो हमने बात की कि इंसुलिन की प्रोडक्शन तो हो रही है, मगर इंसुलिन की प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ इंसुलिन ऐसे होते हैं जो कि अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। अब पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, इंसुलिन कुछ जो है वो बॉन्ड करके एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर, मगर कुछ अपना प्रॉपर काम नहीं करते, वो उसके साथ ग्लूकोज के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेज रहता है, और उन्हीं पेशेंट को शुरू में अर्ली स्टेजेस में ओरल मेडिसिन के ऊपर रखते हैं, ताकि उनकी जो इंसुलिन की कमी है वो ओरल मेडिसिन के ज़रिए से पूरी की जा सके, और लेटर स्टेजेस में वो पेशेंट कभी कभार इंसुलिन डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। क्योंकि होता है कि पहले तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर जब टाइम गुजरने के साथ साथ वो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी कम होने लगती है। तो जब कम होने लगती है उस कंडीशन में पेशेंट अमूमी तौर पर इंसुलिन के ऊपर चला जाता है। नंबर 3 हमारे पास है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो टाइप है डायबिटीज़ का जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ रिवर्सेबल डायबिटीज़ कंडीशन। ये रिवर्सेबल कंडीशन है, मोस्टली केसेस में ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि जेस्टेशनल है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जब फीटस माँ के पेट में है, जब बच्चा माँ के पेट में है, प्रेगनेंसी चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभार जो ख़वातीन है वो डायबिटीज़ का शिकार होती है। अगर जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद उस पेशेंट की जो ग्लूकोज लेवल है, जो शुगर लेवल है, वो अपने नॉर्मल कंडीशन की तरफ रिवर्स होने लगता है। थर्ड हमारे पास है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ भी एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सेबल कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट की जो शुगर लेवल है वो हाई रहता है, मगर वो इतना भी हाई नहीं रहता कि जिसको हम लेबल कर सके कि ये डायबिटीज़ का पेशेंट है। अगर पेशेंट का हम फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर चेक करें तो ऐसे पेशेंट में मोस्टली आपको जो फास्टिंग में ब्लड शुगर की जो वैल्यू मिलती है वो 100 से 120 या 130 तक आती है, और रैंडम में ऐसे पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो 190 या 200 तक होता है। ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि पेशेंट इस प्री डायबिटीज़ के साथ है, और ऐसे कंडीशंस रिवर्स हो सकते हैं अपने डाइट प्लान चेंज करने की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, या अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके चेंज होने की वजह से ऐसे पेशेंट जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। मगर ऐसे पेशेंट एक डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, इन फ्यूचर डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए रिस्क पे होते हैं, इसीलिए उनको अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होता है ताकि वो अपने आप को डायबिटीज़ मेलाइटस से बचा सकें। डायबिटीज़ मेलाइटस के साइंस सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो साइंस सिम्टम्स में हमें 3 P's आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं 3 P's। 3 P's क्या है? एंड सिम्टम्स, जिसके अंदर हम कहते हैं 3 P's आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब P
और पी। पी का मतलब है पोली यूरिया। नंबर सेकंड, पी का मतलब है पोलीडेप्सिया एंड पोलीपेजिया। ये 3 P's आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में ये 3 P's बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलीयूरिया का मतलब ये है कि एक्सेसिव यूरिनेशन। नंबर सेकंड, पोलीडेप्सिया एक्सेसिव thirst and polyphagia excessive hunger or appetite। ऐसे पेशेंट में आपको बहुत ज़्यादा यूरिन की शिकायत मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्यास की शिकायत मिलेगी और बहुत ज़्यादा भूख की शिकायत मिलेगी। वजह क्या है? वजह यह है, जब हमने पोलीयूरिया की बात की, जब भी हमारे ब्लड के अंदर लंबे टाइम के लिए ग्लूकोज हाई रहे, ग्लूकोज का लेवल रेज रहे, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी क्या करती है कि बॉडी यूरिन के ज़रिए से ग्लूकोज को एक्सक्रीट करने की कोशिश करती है कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, उसको यूरिन के ज़रिए से बॉडी से खारिज कर सके। तो बॉडी से खारिज करने के लिए जो हमें पता है कि हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसमें हमारे जो यूरिन आउटपुट का काम कर रही है वो है किडनीज। किडनीज क्या करती है कि वो इसको निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट में यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है। वो यूरिन का आउटपुट, वो ज़्यादा पानी निकलने की सूरत में बॉडी से ग्लूकोज को निकालने की कोशिश करता है। जब ज़्यादा पानी निकलेगा, ज़्यादा यूरिन निकलेगा, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम कहते हैं पोलीयूरिया। वो बॉडी का एक सिस्टम है कि जब भी वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बॉडी से खारिज करते हैं, तो किडनी जो है वो उसके लिए वाफर मिकदार में, वो ज़्यादा मिकदार में पानी निकालने के साथ साथ उसके साथ वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को भी निकालते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार पेशाब की शिकायत रहती है। नंबर सेकंड, पोलीडेप्सिया। पोलीडेप्सिया क्यों होती है कि जब बॉडी ने किडनीज के ज़रिए से बहुत ज़्यादा पानी निकाला है यूरिन की शक्ल में, ताकि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बॉडी से निकाल सकें, तो ऐसे कंडीशन में जब बहुत सारा यूरिन आउटपुट, जब बहुत ज़्यादा यूरिन खारिज हुआ बॉडी से, बॉडी के अंदर पानी की कमी होने लगती है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन शुरू होती है। और उसी पानी की कमी को पूरा करने के लिए, उसी डिहाइड्रेशन को कवर अप करने के लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगने लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास शुरू होती है। तो ऐसे पेशेंट में हमें प्यास की बहुत ज़्यादा शिकायत मिलती है। पेशेंट कहते हैं मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो पोलीडेप्सिया। फिर है पोलीपेजिया। पोलीपेजिया का मतलब ये है कि पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ज़ाहिर बात है, जब डिहाइड्रेशन शुरू होती है, जब बॉडी के अंदर तवानाई नहीं होती, जब एनर्जी जो है वो लूज़ होने लगती है, तो बॉडी को एनर्जी दोबारा हासिल करने के लिए कुछ खाने पीने की ज़रूरत है कि बॉडी के अंदर कोई चीज़ जाए, तो वहाँ से वो मुख्तलिफ न्यूट्रंस की सूरत में एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे पेशेंट में जो है हमें भूख की शिकायत बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा जो साइन सिम्टम्स में है वो है फैटीग। फटीग क्यों होगी? क्योंकि ज़ाहिर बात है पेशेंट का यूरिन आउटपुट ज़्यादा है, पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है, पेशेंट को भूख लगती है। तो इस कंडीशन में जब बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल वो डाउन होने लगता है, तो पेशेंट को थकावट महसूस होती है। उसके अलावा ब्लड विजन, धुंधलापन, इरिटेबिलिटी, वेट लॉस,
नोज़िया, वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा भी और सिम्टम्स है, मगर जो बेसिक सिम्टम्स है, जो मेन सिम्टम्स है, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं कॉजेज़ की तरफ कि कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से डायबिटिक मेलाइटिस हो सकता है। कॉजेज़ नंबर 1, कॉजेज़ में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास है वेट। या हम कहते हैं ओबेसिटी। वेट, जितना आपका वज़न ज़्यादा होगा, इतने ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो सेल्स है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, क्योंकि वज़न बढ़ने की वजह से आपके सेल जो है वो इंसुलिन के साथ रेजिस्टेंट हो सकते हैं। जो आपके ग्लूकोज है, जो आपके सेल्स है, वो इंसुलिन के साथ रेजिस्टेंट हो सकते हैं। तो ओबेसिटी, जितने भी लोग हैं, मोस्टली अगर आपने देखे हो तो बहुत ज़्यादा जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हमें मिलते हैं, टाइप 2 की जब हम बात करें या टाइप 1 की बात करें, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो ओवरवेट लोगों की है। तो सब एक वजह इसकी ये है कि वेट अगर ज़्यादा है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। नंबर 2, इनएक्टिविटी। आपकी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है, जो आपके वर्किंग कंडीशन है, जो आप काम कर रहे हैं वो भी आप मोस्टली बैठने का है, कोई चलना फिरना नहीं है, या आपकी जो लाइफ है उसमें कोई ख़ास जो है वो एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज आपको मौका नहीं मिल रहा। आप के चलने फिरने का या आपके वॉक करने का या एक्सरसाइज करने का आपके पास आप बिल्कुल, आपकी जो है वो लाइफस्टाइल वो नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर सकें या आप वॉक कर सकें। बस घर और ऑफिस या जॉब पे, वहाँ पे भी बैठना है, घर में भी लेटना है, बैठना है। तो इस तरीके से अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है तो ये भी एक रीज़न है कि एक कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटिस के होने का। नंबर 3 हमारे पास है फैमिली हिस्ट्री। उसके अलावा रेस, एज, जेस्टेशनल, और भी बहुत सारे कॉजेज हैं। तो हाँ, हाइपरटेंशन, नंबर 1 वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होने की वजह से या ओबेसिटी होने की वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है। इनएक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में पहले से डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हैं, जैसे हम बात करते हैं कि आपके मदर एंड फादर में या आपकी जो हिस्ट्री आ रही है, जो आपकी फैमिली की हिस्ट्री है, उसके अंदर अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हैं तो चांस है कि आप भी डायबिटिक मेलाइटिस के रिस्क पे हैं। काज हो सकती है, रेस है, एज है, जेस्टेशनल है और हाइपरटेंशन है। तो ये कुछ काजेज है जो कि डायबिटीज मेलाइटिस को काज कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। इंटरवेंशन है जिसके बिना पर हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं या लेबल करते हैं कि दिस पेशेंट इज डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है। नंबर 1, ब्लड शुगर लेवल, यानी
हम पेशेंट के रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर को मॉनिटर करते हैं। कुछ डेज के लिए हम देखते हैं कि पेशेंट के फास्टिंग में ब्लड शुगर का लेवल क्या आ रहा है और पेशेंट का रैंडम जंपर क्या आ रहा है। उसके अलावा हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं HbA1c। इसमें पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री का पता चलता है। जो पेशेंट के एक लंबे टाइम के लिए पेशेंट का ब्लड शुगर जो लेवल है वो उसमें पता चलता है कि पेशेंट का जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इस टेस्ट का वो क्या आ रहा है। तो उसी के ऊपर पेशेंट को हम कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल क्या है और पेशेंट फाल कर रहा है डायबिटीज मेलिटस के अंदर या नहीं। इसके अलावा हम एक टेस्ट करते हैं GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं पेशेंट को डिटरमाइन करने के लिए कि आया पेशेंट डायबिटिक मेलिटस का है या नहीं है। पेशेंट को ग्लूकोज दी जाती है, फिर 2 घंटे के बाद उसका टेस्ट होता है, फिर वैल्यू देखी जाती है कि पेशेंट के जो शुगर लेवल है वो कितना आ रहा है और उसके बाद डिसाइड होता है कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है या नहीं है। अगर हम बात करें डायबिटीज मेलिटस के कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, तो डायबिटिक मेलिटस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपके मुख्तलिफ सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में अगर हम देखें तो ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्ट्रोक हो सकता है। आपकी आईज को अफेक्ट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात हो रही है, जैसे हार्ट अटैक, आपके किडनीज को अफेक्ट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसके अलावा आपके नर्व्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। और इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रिकरेंट बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम अफेक्ट हुआ है, कंप्रोमाइज हुआ है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि डायबिटिक मेलिटस के पेशेंट में हो सकते हैं। वो इसलिए कि जब हमारा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो वो क्या करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर वेसल्स हैं, उसको डैमेज करने लगता है और डैमेज होने के साथ साथ वो नरम हो जाते हैं। तो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर वो कॉम्प्लिकेशंस काज करना शुरू करते हैं, जिसमें हमने ब्रेन की बात की, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। आइज़ में जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी है पेशेंट के साथ, वो ये कॉम्प्लिकेशन है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस है और वो प्रॉपर इस चीज़ को, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर ना कर सके, अपने प्रॉपर मेडिकेशंस को यूज़ ना कर सके, तो ऐसे पेशेंट में चांसेस होते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन मज़ीद जो है उस चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस आ जाए और पेशेंट को डायबिटीज़ के साथ साथ ये भी मसले शुरू हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोक है, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी है, किडनी से रिलेटेड, नर्व्स से रिलेटेड अगर हम देखें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। इम्यूनिटी सिस्टम कंप्रोमाइज़ कर सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं।
अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट की, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में ट्रीटमेंट के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर ले, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सके और वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो सबसे पहले जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए है वो है डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट प्लान, ये डाइट डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको जो न्यूट्रिशन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ख्याल करना होता है कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो पेशेंट खा सकता है, वो पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पेशेंट ने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देनी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिच मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स जो मौजूद है, और वो ग्लूकोज लेवल को बहुत जल्दी जो है वो पेशेंट खा लेता है और फ़ौरन से पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाता है या पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में बहुत एहतियात के साथ और बहुत ज़्यादा सोच समझ के डाइट प्लान बना दी जाती है। न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में होता है और उनके लिए कुछ चीज़ें अलाउ की जाती है कि ये आपने यूज़ करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसकी लाइफ से स्किप कर दी जाती हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट के लिए एक्सरसाइज मस्ट होता है कि 24 आवर्स में वो एक्सरसाइज लाजिम करेंगे। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के ऊपर ये पेशेंट जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं पाबंदी के साथ एक्सरसाइज करने से। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो है वो एजुकेशन, ऐसे पेशेंट को वेल एजुकेट करने की ज़रूरत होती है कि पेशेंट को आपने बहुत सारी चीज़ें समझानी है कि पेशेंट ने खाना किस तरीके से खाना है, पेशेंट ने एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, पेशेंट ने अपने आप को किस तरीके से बचाना है कि वूंड से अपने आप को सेव करे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पेशेंट की कंडीशन वर्स हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को बीमारी भी समझानी है और बीमारी से जो है वो अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको एजुकेट किया जाता है, और ऐसे पेशेंट के लिए एजुकेशन का होना इस बीमारी के हवाले से बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंसुलिन डिपेंडेंट, जो टाइप 1 की हमने बात की थी, टाइप 1 के पेशेंट में इंसुलिन थेरेपी होती है, और टाइप 2 के लिए ओरल मेडिकेशन। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे क्लोज होता है। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।